नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 10 में जहां हम मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो अभी तक जैसे हमने पढ़ा कि बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में पढ़ा, मॉड्यूलेशन स्कीम्स के बारे में पढ़ा, वायरलेस चैनल मॉडल्स के बारे में पढ़ा, OFDM के बारे में पढ़ा और कैपेसिटी अचीविंग जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। आज के लेक्चर में मैं संक्षेप में डिफरेंट मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के बारे में आपको और जानकारी दूंगा। जब मैं मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के बारे में बात करता हूं तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप एक से ज़्यादा यूज़र को किस तरह से एक चैनल में सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने जैसे देखा था कि अगर आप एक यूज़र को एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एलोकेट करते हो, अगर दूसरे यूज़र को सेम फ्रीक्वेंसी एलोकेट करते हैं तो उस दोनों में इंटरफ्रेंस होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो हम इसे किस तरह से अवॉइड करेंगे, किस तरह से रिसोर्स शेयरिंग करेंगे डिफरेंट यूजर्स के बीच में, इसके बारे में हम और अत्यधिक जानकारी आज के लेक्चर में प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम किस तरह से डिफरेंट यूजर्स को एक सिस्टम में सपोर्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स आर यूज्ड टू अलाउ many mobile users, cellular users और user equipments to share simultaneously finite amount of radio spectrum। क्योंकि आपकी रेडियो स्पेक्ट्रम फाइनाइट है, जैसे कोई भी ऑपरेटर की बात करें उसे कोई फाइनाइट स्पेक्ट्रम दिया जाता है 25 मेगाहर्ट्ज का या 20 मेगाहर्ट्ज का, उसमें उसे लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट करना रहता है। तो इस लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को इस फाइनाइट स्पेक्ट्रम में किस तरह से सपोर्ट करेंगे उसे हम जनरली मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स या मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के बारे में की तरह से जानते हैं। इन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स डेजिग्नेटेड चैनल्स आर अलाउड allocated to users for transmission and reception of signals। तो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स में जनरली हम डेजिग्नेटेड चैनल्स, तो जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे, या तो टाइम के माध्यम से, या तो कोड के माध्यम से, या तो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, और स्पेस या टाइम फ्रीक्वेंसी के माध्यम से भी हम जनरली रिसोर्स एलोकेशन करते हैं। तो चार मेजर टेक्निक्स जो कन्वेंशनली यूज होती थी मल्टीपल एक्सेस के लिए, उसमें से प्रोमिनेंट जो अगर प्रोमिनेंट टेक्निक्स की बात करें तो उसमें से एक जो प्रोमिनेंट टेक्निक है वो FDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, जहां हम हर एक यूजर को एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड देते हैं ताकि वो उस फ्रीक्वेंसी बैंड में ही ट्रांसमिट कर सके, ताकि इससे ये फायदा होगा कि एक यूजर को एक फ्रीक्वेंसी बैंड मिलता है और दूसरे यूजर को दूसरा फ्रीक्वेंसी बैंड प्राप्त होता है ट्रांसमिशन के लिए, तो दोनों में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो हम इंश्योर करते हैं कि जो भी फ्रीक्वेंसीज एक यूजर्स को दी जा रही है वो ऑर्थोगोनल है दूसरे फ्रीक्वेंसी के मुकाबले। तो इससे क्या होगा कि दोनों यूजर्स साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट भी कर सकते हैं दोनों फ्रीक्वेंसी बैंड्स में और साइमल्टेनियसली रिसीव भी कर सकते हैं दूसरे फ्रीक्वेंसी बैंड में, ताकि इन दोनों यूजर्स के बीच में और दो से ज्यादा यूजर्स के बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। और एक टेक्निक जो मल्टीपल एक्सेस के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम जनरली टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस कहते हैं। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस में हमारे एक यूजर को एक डिफरेंट टाइम स्लॉट प्रदान करते हैं। उससे क्या होता है, वो यूजर उसी टाइम स्लॉट में अपना ट्रांसमिशन रिसेप्शन करता है। ट्रांसमिशन के लिए अलग टाइम स्लॉट हो सकता है, रिसेप्शन के लिए अलग टाइम स्लॉट हो सकता है, लेकिन वो टाइम स्लॉट किसी और टाइम स्लॉट से भिन्न होता है। वो किसी और टाइम स्लॉट, किसी और यूजर्स को किसी और टाइम स्लॉट दिया जाता है, किसी और इस यूजर से अलग। तो इससे क्या होता है, दोनों यूजर्स में फिर से एक ऑर्थोगोनल टाइम स्लॉट्स के माध्यम से दोनों में सेग्रीगेशन होता है ताकि दोनों यूजर्स के बीच में कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो इस टेक्निक्स को हम जनरली टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस के माध्यम से जानते हैं। तीसरा एक टेक्निक जो होता है वो है कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। इसमें यह होता है कि हर एक यूजर्स को एक डिफरेंट कोड प्रदान किया जाता है। कोड बेसिकली लॉन्ग कोड भी बोल सकते हैं, शॉर्ट कोड, सूडो रैंडम कोड जनरली होते हैं, और उसकी बहुत अच्छी ऑटो कोरिलेशन और क्रॉस कोरिलेशन प्रॉपर्टीज होती है। तो इससे फायदा ये होता है कि हर एक यूजर सेम टाइम और सेम फ्रीक्वेंसी में भी ट्रांसमिट करके कोड के माध्यम से हम हर एक यूजर्स को अलग अलग कर सकते हैं। ये 3G सिस्टम्स में काफी प्रयोग किया गया था। इसे हम जनरली कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस के माध्यम से जानते हैं। और जो फोर्थ टेक्निक है उसे हम ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस कहते हैं। हमने लास्ट की फ्यू लेक्चर्स में OFDM के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी, जहां हमने देखा था कि हर एक जो फ्रीक्वेंसी सब कैरियर्स होता है वो एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होता है। तो OFDM में बेसिकली हम एक एक्सटेंशन है OFDM का, जहां पर आप कुछ नंबर ऑफ सब कैरियर्स एक यूजर्स के लिए रिजर्व कर देते हैं।
जैसे मैं एक बताऊं, अगर समझिए आपके सिस्टम 802.11a की बात करूं, अगर आपके सिस्टम में 64 सब कैरियर्स है, अगर हम उसे OFDM-A में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर 8 यूजर्स हैं तो आप हर एक यूजर्स को 8 सब कैरियर्स या सब चैनल्स दे सकते हैं। तो इसमें एक OFDM सिस्टम जिसमें 64 सब कैरियर्स है, वो 8 यूजर्स को साइमल्टेनियसली सपोर्ट कर सकता है, हर एक यूजर्स को 8 सब कैरियर्स देकर। इसका एक एक्सटेंशन हम जनरली OFDM में टाइम फ्रीक्वेंसी रिसोर्स के माध्यम से एलोकेशन करते हैं। तो एक टाइम इंस्टेंट में कुछ सब कैरियर्स एक यूजर्स को दिया जाता है, दूसरे टाइम इंस्टेंट में कुछ सब कैरियर्स एक यूजर्स को दिया जाता है, जिसे हम जनरली टाइम फ्रीक्वेंसी रिसोर्स ब्लॉक एलोकेशंस के माध्यम से भी जानते हैं। तो हम इसे ज़्यादा विस्तार में इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, OFDM में थोड़ा एडवांस टॉपिक है, इसे हम बाद में किसी और कोर्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस कोर्स में हम जनरली सिर्फ ध्यान FDMA, TDMA और CDMA में रखेंगे। और एक टेक्निक जो काफ़ी पॉपुलर हो रही है, जिसे हम जनरली स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस के माध्यम से जानते हैं। स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, इसे एक एक्सटेंशन ऑफ मल्टी यूजर माइमो भी कहते हैं। मल्टी यूजर माइमो बेसिकली आप डिफरेंट यूजर्स को स्पेस के माध्यम से अलग करते हैं, स्पेस यानी एंटीनास के माध्यम से अलग करते हैं। तो इसमें आप इंश्योर करते हैं कि अगर आप ट्रांसमीटर पे मल्टीपल एंटीनास है, तो आप मल्टीपल एंटीनास के माध्यम से आप एक डिफरेंट यूजर्स को सेम टाइम सेम फ्रीक्वेंसी में सपोर्ट कर सकते हैं, और उसका इंटरफेरेंस प्रीकोडिंग के माध्यम से या रिसीवर में जीरो फोर्सिंग या कोई और रिसीवर्स का प्रयोग करके आप सब यूजर्स को अलग अलग कर सकते हैं। ये एक बेसिकली, जैसे मैंने बताया, SDMA जो है वो मल्टी यूजर माइमो सॉर्ट ऑफ का एक्सटेंशन है, जिसे हाल फिलहाल में काफ़ी प्रयोग किया जा रहा है। वाईफाई अगर 6 की बात करें या वाईफाई 7 की बात करें या 4G या 5G की बात करें, इसमें इसे जनरली काफ़ी प्रयोग किया जा रहा है, जहां आप डिफरेंट यूजर्स को मल्टीपल एंटीनास के माध्यम से सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स है मल्टीपल एक्सेस की, जहां जैसे मैंने बताया हर यूजर्स को डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के माध्यम से या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के माध्यम से या डिफरेंट कोड के माध्यम से या डिफरेंट एंटीना के माध्यम से या डिफरेंट टाइम फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से आप सेग्रीगेट या अलग अलग कर सकते हैं, ताकि सब यूजर्स एक साथ चैनल को एक्सेस कर सके बिना इंटरफेरेंस के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इन टेक्निक्स को और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मैं इस लेक्चर में सिर्फ 3 कन्वेंशनल टेक्निक्स, जैसे FDMA, TDMA और CDMA पे ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि OFDMA और SDMA थोड़े एडवांस टॉपिक्स हैं, उसे हम किसी और लेक्चर में या किसी और कोर्स में उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इस कोर्स में हम जनरली FDMA, TDMA और CDMA पे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो FDMA बेसिकली, जैसे मैंने बताया, एक फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस है। यहाँ जैसे मैंने इस पिक्टोरियल के द्वारा समझाने की कोशिश की है कि आप एक टाइम इंस्टेंट में हर एक टाइम सब यूजर्स ट्रांसमिट करते हैं, और बट हर एक यूजर्स को एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्लॉट दिया जाता है। तो अगर मैं इस यूजर की बात करूँ, यूजर 1, ये सेकेंड यूजर यूजर 2, ये थर्ड यूजर यूजर 3, ऐसे यूजर 4, यूजर 5, यूजर 6, यूजर 7। तो इसमें आप देखोगे 7 यूजर्स को मैं साइमल्टेनियसली सपोर्ट कर रहा हूं सेम टाइम इंस्टेंट में, बट सातों यूजर्स को अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड दिया गया है। इससे क्या होगा, ये सातों यूजर्स एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं सेम टाइम इंस्टेंट में, बट इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स है, ताकि एक यूजर दूसरे यूजर से इंटरफेयर ना करे। सेकेंड टेक्निक, जिसे हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस के माध्यम से जानते हैं, इसमें यह होता है कि हर एक यूजर सेम फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट करता है, या हर एक यूजर का ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी सेम होती है, बट उसे टाइम स्लॉट्स के माध्यम से अलग किया जाता है। तो ये मैं अगर इसे बोलूंगा तो ये यूजर 1 है, ये सिमिलरली यूजर 2 है, यूजर 3 है, यूजर 4 है, ऐसे यूजर 5, 6, 7। तो हर एक यूजर को एक डिफरेंट टाइम स्लॉट दिया जाता है, वो इस टाइम स्लॉट में ट्रांसमिट करता है, ताकि हर एक यूजर एक दूसरे से इंटरफेयर ना करे। तो जिसमें यूजर में जो सेग्रीगेशन होता है, यूजर में जो हम इस हिसाब से रिसीवर में अलग करते हैं, वो टाइम स्लॉट्स के माध्यम से उसे अलग करते हैं, और इसे हम जैसे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस के माध्यम से जानते हैं। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है, जिसे हम कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस कहते हैं, जहां यूजर सेम टाइम में सेम फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट करते हैं, बट उन्हें अलग अलग कोड के माध्यम से किया जाता है। और ये कोड के कुछ बहुत अच्छे ऑटो कोरिलेशन और क्रॉस कोरिलेशन प्रॉपर्टीज होते हैं। इससे क्या होता है कि अगर एक यूजर ट्रांसमिट कर रहा है, तो दूसरे यूजर का कोड उस यूजर कोड के अगर कोरिलेट किया जाए, उसकी वैल्यू काफी कम होगी, इट विल अपीयर जस्ट लाइक अ नॉइस।
तो इसे जनरली कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस के माध्यम से जाना जाता है, जहां यूजर्स को कोड के माध्यम से सेग्रीगेट किया जाता है। तो आप देखोगे इस पिक्टोरियल में दर्शाने की कोशिश की है कि ये समझिए यूजर 1 है, ये यूजर 2 है, यूजर 3 है, यूजर 4 का ट्रांसमिशन है। हर एक यूजर सेम टाइम और सेम फ्रीक्वेंसी में कर रहा है, तो ऑब्वियसली इंटरफेरेंस होगा, लेकिन इसमें कोड के माध्यम से हर एक यूजर को एक डिफरेंट कोड असाइन किया जाता है। उसके माध्यम से रिसीवर पे उस यूजर का डेटा हम डिकोड आराम से कर सकते हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के। तो ये 3 टेक्निक प्रीडोमिनेंट टेक्निक्स है जो कन्वेंशनली मल्टीपल एक्सेस स्कीम में इसका प्रयोग किया गया है। चलिए अब एक एक करके एक एक टेक्निक और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। पहला टेक्निक जो है वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस है, जहां मैंने बताया कि हर एक यूजर्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन में सेग्रीगेट करने की कोशिश की जाती है, जहां हर एक यूजर को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्लॉट असाइन किया जाता है ताकि हर एक यूजर उसी फ्रीक्वेंसी स्लॉट में ट्रांसमिट करे और किसी और यूजर से इंटरफेयर ना करे। एक इसमें और एक चीज होती है कि हर चैनल जो यूजर को असाइन किया उसमें गार्ड बैंड्स का प्रयोग किया जाता है ताकि आपकी जो इम्परफेक्ट फिल्टरिंग का जो इम्पैक्ट है वो दूसरे बैंड पे ना पड़े, इसमें कोई एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस ना हो। तो जैसे मैंने बताया कि से हर चैनल के बीच में गार्ड बैंड का प्रयोग किया जाता है सो दैट आप जो इम्परफेक्ट फिल्टरिंग, ये एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस और ये फ्रीक्वेंसी स्प्रेडिंग डॉपलर के को अवॉइड कर सके। तो इसलिए हर एक फ्रीक्वेंसी बैंड जो आप हर एक यूजर्स का लोकेट की गई, उसके बाद उसमें थोड़े थोड़े गार्ड बैंड्स का प्रयोग किया जाता है ताकि वो जैसे इम्परफेक्ट फिल्टरिंग या तो डॉपलर शिफ्ट के वजह से और या एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस को अवॉइड कर सके। तो बैंडविड्थ दी जाती है हर एक यूजर को काफ़ी कम होती है, क्योंकि आपकी टोटल बैंडविड्थ आप हर एक यूजर्स में सेग्रीगेट कर सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ सिस्टम का, तो एडवांस मोबाइल फोनिक सिस्टम, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड्स के माध्यम से भी जानते हैं, जहाँ जो यूएस में से काफ़ी हद तक प्रयोग किया गया था, उसमें हर एक यूजर को जनरली 30 किलोहर्ट्ज का बैंड दिया गया था और इसी बैंड पे उसी यूजर को ट्रांसमिट करना पड़ता था। एंड जैसे मैंने बताया हर एक चैनल सिर्फ एक ही यूजर को सपोर्ट कर सकता है, ऐसे n नंबर ऑफ चैनल्स होंगे तो आप n यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। FDMA इज वाइडली यूज इन नैरो बैंड एनालॉग कम्युनिकेशन। इसका नैरो बैंड एनालॉग कम्युनिकेशन में काफ़ी प्रयोग किया गया था। जैसे मैंने बताया फर्स्ट जनरेशन सिस्टम में काफ़ी इसका प्रयोग किया गया था। उसमें काफ़ी दो सिस्टम जैसे एडवांस मोबाइल फोनिक सिस्टम AMPS के माध्यम से हम जिसे जानते हैं, और टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें भी FDMA का प्रयोग किया गया था। नैरो बैंड एनालॉग चैनल्स के लिए FDMA का प्रयोग किया गया था। तो जैसे इस पिक्टोरियल में मैंने दर्शाया है, जैसे आप समझिए 4 यूजर्स का डेटा आपको भेजना है, तो पहले यूजर्स को आप पहला फ्रीक्वेंसी स्लॉट एलोकेट करोगे, सेकंड यूजर को सेकंड फ्रीक्वेंसी स्लॉट एलोकेट करोगे, थर्ड यूजर को जिसको साइलेंस पीरियड यानी वो यूजर को ट्रांसमिट नहीं करना चाहता बट उसे थर्ड फ्रीक्वेंसी स्लॉट एलोकेट किया गया है, और फोर्थ यूजर को फोर्थ फ्रीक्वेंसी स्लॉट एलोकेट किया गया है। तो अगर आप देखोगे ये चारों फ्रीक्वेंसी स्लॉट के माध्यम से आप 4 यूजर्स को साइमल्टेनियसली सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स के माध्यम से। जो टोटल डेटा जो आप भेजोगे ये कंबाइंड डेटा रहेगा, हर एक यूजर का डेटा एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्लॉट में है। तो इसके माध्यम से आप 4 यूजर्स को साइमल्टेनियसली सपोर्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ चैनल्स दैट कैन बी सपोर्टेड साइमल्टेनियसली इन FDMA सिस्टम, उसको हम इस माध्यम से डिराइव कर सकते हैं। अगर आप समझे टोटल बैंडविड्थ BT है और आपके जो गार्ड बैंड है दोनों साइड में वो BG है, तो 2 गार्ड बैंड लगेंगे एक यूजर के लिए, और आपके एक यूजर के जो बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है वो BC है। तो टोटल नंबर ऑफ चैनल्स, टोटल नंबर ऑफ यूजर्स या टोटल नंबर ऑफ चैनल्स आप साइमल्टेनियसली सपोर्ट कर सकते हैं, उसे हम इस माध्यम से लिख सकते हैं N = BT, जो टोटल बैंडविड्थ आपको असाइन की गई है, BG जो आप गार्ड बैंड का प्रयोग कर रहे हैं दोनों साइड में, दोनों चैनल एक चैनल के लिए, और टोटल नंबर ऑफ चैनल्स जो बैंडविड्थ है एक चैनल की वो कितनी है, उसके माध्यम से अगर आप डिवाइड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ चैनल्स आप कितने यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं वो आप इस माध्यम से निकाल सकते हैं। चलिए एक बहुत सिंपल न्यूमेरिकल देखते हैं FDMA सिस्टम को और बेहतर समझने के लिए। इसमें हमने एडवांस मोबाइल फोनिक सिस्टम जो फर्स्ट जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड था, जिसमें जो US में काफ़ी प्रयोग हुआ था, उसके माध्यम से FDMA सिस्टम को और बेहतर समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन एनालॉग सिस्टम AMPS वर एलोकेटेड अ टोटल बैंडविड्थ ऑफ 25 मेगाहर्ट्ज। तो इसमें दिया गया कि फर्स्ट जनरेशन सेलुलर सिस्टम था, उसमें टोटल बैंडविड्थ एक ऑपरेटर को जनरली 25 मेगाहर्ट्ज दिया गया था। अपलिंक के लिए 25 मेगाहर्ट्ज दिया गया था, और डाउनलिंक के लिए भी 25 मेगाहर्ट्ज ही दिया गया था।
डाउनलिंक के लिए भी 25 मेगाहर्ट्ज और अपलिंक के लिए भी 25 मेगाहर्ट्ज। ईच यूजर वाज असाइंड बीसी इज इक्वल टू 30 किलोहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम। तो हर एक जो यूजर है उसकी टोटल चैनल बैंडविड्थ दी गई थी 30 किलोहर्ट्ज। ये हमने पहले भी देखा है, ये नैरो बैंड एनालॉग कम्युनिकेशन था, हर एक यूजर को मैक्सिमम 30 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ असाइन की गई थी। The total uplink and downlink bandwidth also required guard bands of BG equal to 10 किलोहर्ट्ज। और इसमें ये भी बताया गया था कि हर एक यूजर के लिए एक 10 किलोहर्ट्ज का गार्ड बैंड दोनों साइड में यूज किया गया था, यानी 10 किलोहर्ट्ज का गार्ड बैंड दोनों साइड में यूज किया गया था। अब आपको ये पता लगाना है कि गिवन दिस पैरामीटर्स, अगर ये पैरामीटर टोटल बैंडविड्थ दी हुई अपलिंक के लिए, डाउनलिंक के लिए, और हर एक यूजर के लिए हर एक चैनल का जो बैंडविड्थ दी हुई है 30 किलोहर्ट्ज है, और दिया गया कि जो गार्ड बैंड है, एक साइड की गार्ड बैंड है वो 10 किलोहर्ट्ज है। तो आपके टोटल नंबर ऑफ चैनल्स कितने आप यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं अपलिंक में और डाउनलिंक में। तो ये पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ एनालॉग वॉइस यूजर्स या टोटल नंबर ऑफ वॉइस यूजर्स, टोटल नंबर ऑफ चैनल्स ये सिस्टम अपलिंक में और डाउनलिंक में सपोर्ट कर सकता है। इसी का एक्सटेंशन एक और है, पहले ये पार्ट 1 है, इसे पार्ट 1 से डिनोट करूंगा मैं, और पार्ट 2 में इसका एक और दिया गया, तो मैं इसे आया था यहां पे, इसी का एक एक्सटेंशन है पार्ट 2। पार्ट 2 में ये पूछा गया है कि नाउ कंसिडर अ मोर एफिशिएंट डिजिटल सिस्टम। तो जैसे हमने देखा जो एनालॉग फर्स्ट जनरेशन सेलुलर सिस्टम थे वो एनालॉग सिस्टम थे, प्राइमरली एफडीएमए बेस्ड सिस्टम थे, एएमपी जैसे हमने उदाहरण देखा उसका। अब पार्ट 2 में ये पूछा गया, समझिए हमने एक एनालॉग सिस्टम को एक डिजिटल सिस्टम से अगर रिप्लेस कर दिया तो आपको जो टोटल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है, जैसे आपकी स्टार्टिंग अगर पार्ट 1 टोटल बैंडविड्थ बीसी अगर 30 किलोहर्ट्ज थी, तो पार्ट बी में टोटल बैंडविड्थ आपको चैनल बैंडविड्थ जो दी हुई है वो 10 किलोहर्ट्ज ही है। इसका मतलब ये है कि जैसे पहले एनालॉग सिस्टम में अगर 30 किलोहर्ट्ज की आपकी रिक्वायरमेंट थी, तो डिजिटल सिस्टम में आपकी रिक्वायरमेंट जो पर यूजर बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम होकर 10 किलोहर्ट्ज हो गई है। इसका मतलब है कि आप नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल ज़्यादा भेज सकते हैं डिजिटल सिस्टम में। जैसे हमने क्वैम का उदाहरण देखा था, अगर आप 16 क्वैम का प्रयोग कर रहे हो सेम बैंडविड्थ में 4 बिट्स पर सिंबल भेज सकते हैं। अगर आप 64 क्वैम का प्रयोग कर रहे हो 6 बिट्स पर सिंबल भेज सकते हो, यानी आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट सेम है, बैंडविड्थ रिक्वायर्ड सेम है, बट आप नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल ज़्यादा भेज सकते हो। तो ऑब्वियसली डिजिटल सिस्टम में जो टोटल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो कम होती है एज कंपेयर टू एनालॉग सिस्टम। तो उसमें ये चीज़ दर्शाया गया पार्ट बी में। और टाइट फिल्टरिंग का भी प्रयोग किया गया, क्योंकि डिजिटल सिस्टम में आप टाइट फिल्टरिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो गार्ड बैंड जो इसमें रिड्यूस हो गया है अभी 5 किलोहर्ट्ज ही रह गया है। अब इसमें भी यही पूछा गया कि आप टोटल नंबर ऑफ यूजर्स, टोटल नंबर ऑफ यूजर्स कितना आप सपोर्ट कर सकते हो। तो दोनों पार्ट में हमें निकालना है। पार्ट 1 में भी जो एनालॉग सिस्टम है उसमें टोटल नंबर ऑफ यूजर्स आप कितना सपोर्ट कर सकते हो, और पार्ट 2 में जो उसी का एक डिजिटल सिस्टम का फॉर्मेशन है उसमें आप कितने नंबर ऑफ यूजर्स सपोर्ट कर सकते हो। चलिए इसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो जैसे मैंने बताया पहले पार्ट 1 को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, एनालॉग सिस्टम वाला पार्ट को, जहाँ हमने ऑलरेडी देख चुका है कि टोटल बैंडविड्थ आपको दी गई है 25 मेगाहर्ट्ज और गार्ड बैंड दिया हुआ है 10 किलोहर्ट्ज और पर यूजर का जो चैनल बैंडविड्थ है वो 30 किलोहर्ट्ज दी गई है। तो जैसे हमने देखा था इक्वेशन 8.1 में टोटल नंबर ऑफ यूजर्स आप कैसे निकाल सकते हो, BT माइनस 2BG डिवाइडेड बाय BC। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे BT की वैल्यू दी हुई 25 मेगाहर्ट्ज, 25 इंटू 10⁻6 माइनस 2, BG की वैल्यू हुई 10 किलोहर्ट्ज, 2 इंटू 10 इंटू 10⁻3 और BC की वैल्यू गई है 30 किलोहर्ट्ज, 30 इंटू 10⁻3। तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम टोटल नंबर ऑफ वॉइस यूजर्स, जो एक एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम जो फर्स्ट जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड एडवांस मोबाइल फोनिक सिस्टम एम्प्स जिसे हम कहते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ यूजर सपोर्ट किया गया इस माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी 832। तो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स अपलिंक में 832 और डाउनलिंक में 832 हम सपोर्ट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ यूजर्स जो देखा जाए अगर हमने कैलकुलेट किया तो 832 यूजर्स को हम अपलिंक में भी, 832 यूजर्स को हम डाउनलिंक में भी सपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड जो एडवांस मोबाइल फोनिक सिस्टम के माध्यम से जानते हैं उसमें हम सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अब पार्ट 2 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पार्ट 2 जो है उसमें बताया गया है कि हमने एनालॉग सिस्टम को एक डिजिटल सिस्टम से रिप्लेस कर दिया है। तो आपकी जो टोटल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है पर चैनल की अब 25 मेगाहर्ट्ज से 30 किलोहर्ट्ज से 10 किलोहर्ट्ज हो गई है।
अगर आप देखोगे एनालॉग सिस्टम से हम डिजिटल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया तो जो पर चैनल बैंडविड्थ आपकी रिड्यूस हो गई है, रिक्वायरमेंट जो है आपकी रिड्यूस हो गई, 10 किलोहर्ट्ज ही रह गई है। और जो गार्ड बैंड है, क्योंकि हमने ज़्यादा अच्छी फिल्टरिंग का प्रयोग किया है, तो गार्ड बैंड की जो रिक्वायरमेंट है वो भी 10 किलोहर्ट्ज से 5 किलोहर्ट्ज में आ गई है। और टोटल बैंडविड्थ जो आपके लिए अवेलेबल थी वो उतनी ही है 25 मेगाहर्ट्ज। चलिए अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सेम एक्सप्रेशन का हम प्रयोग करेंगे। तो नंबर ऑफ यूजर्स अगर निकालना है हमें डिजिटल सिस्टम के लिए तो हमें सेम इक्वेशन का प्रयोग करेंगे, n इक्वल टू बी टी माइनस 2bg बाय bc। तो bt की वैल्यू है 25 मेगाहर्ट्ज इंटू पावर 6 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 टू पावर 3। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 2499। तो अगर आप गौर से देखोगे या अगर आप कंपेयर करोगे ये वैल्यू को एक एनालॉग सिस्टम से, तो हम देखेंगे कि एक डिजिटल सिस्टम में आप 3 गुना ज़्यादा यूजर सपोर्ट कर सकते हो एज कंपेयर टू एन एनालॉग सिस्टम। इसलिए आप देखोगे सेकेंड जनरेशन ऑनवर्ड्स हम जनरली डिजिटल सिस्टम्स की तरफ मूव कर गए हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि डिजिटल सिस्टम में आप बेसिकली डेटा को बिट्स में कन्वर्ट करते हैं, बिट्स को आप सिंबल में कन्वर्ट करते हैं, सिंबल के माध्यम से आप ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल भेज सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया 16 QAM, अगर 16 QAM के माध्यम से आप भेज रहे हैं तो 4 गुना ज़्यादा डेटा भेज सकते हो एज कम्पेयर टू बीपीएस के सिस्टम, क्योंकि 4 बिट्स पर सिंबल आप मॉड्यूलेट करते हैं। तो एक डिजिटल सिस्टम का प्रयोग करके आप ज़्यादा डेटा भेज सकते हो सेम बैंडविड्थ के अंदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है डिजिटल सिस्टम का एज कंपेयर टू एन एनालॉग सिस्टम। तो ये भी मैंने यहां पर दर्शाया है कि देयर इज अ 3-fold इंक्रीज ओवर द एनालॉग सिस्टम। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब टीडीएमए सिस्टम्स के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इन टीडीएमए द सिग्नल डायमेंशंस आर डिवाइडेड अलोंग द टाइम एक्सिस इनटू नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स। तो इसमें हम जैसे टाइम एक्सिस में स्लॉट्स का प्रयोग करते हैं ताकि यूजर्स को सेग्रीगेट किया जा सके। हर एक यूजर्स को एक टाइम स्लॉट मिलता है, उसी टाइम स्लॉट पे वो अपलिंक और एक टाइम स्लॉट पर डाउनलिंक का डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। In TDMA systems occupy the entire system bandwidth, hence some form of inter-symbol interference mitigation is required। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि TDMA सिस्टम कंप्लीट बैंडविड्थ का प्रयोग करता है, पूरे बैंडविड्थ में डेटा ट्रांसमिट करता है और यूजर सेग्रीगेशन टाइम स्लॉट के माध्यम से होता है। यानी बैंडविड्थ आपकी बहुत ज़्यादा होती है इसमें पर यूजर की, उसकी वजह से जैसे हमने देखा था अगर बैंडविड्थ ज़्यादा होगी और जनरली अगर वो कोहेरेंस बैंडविड्थ से ज़्यादा होगी तो आपको सम फॉर्म ऑफ इंटर सिंबल इंटरफेरेंस मिटिगेशन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी सिस्टम बैंडविड्थ उसे एलोकेट की जाती है और अगर आपकी सिस्टम बैंडविड्थ जो एलोकेटेड है वो ज़्यादा है और कोहेरेंट बैंडविड्थ से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको सम फॉर्म ऑफ इंटर सिंबल इंटरफेरेंस मिटिगेशन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव चैनल बनने का खतरा रहता है इसमें। इन टीडीएमए अनलाइक एफडीएमए जैसे कंटिन्यूस ट्रांसमिशन होता था एक बैंड पे, ये नॉन कंटिन्यूस ट्रांसमिशन है क्योंकि आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाता है, हर एक टाइम स्लॉट पे आपको डेटा ट्रांसमिट करना है। तो पहले टाइम स्लॉट में समझिए पहला यूजर है, सेकंड टाइम स्लॉट में सेकंड यूजर, थर्ड टाइम स्लॉट में थर्ड यूजर है, तो आपकी बारी समझिए 8 टाइम स्लॉट है तो 7 टाइम स्लॉट्स के बाद आपकी बारी आएगी। तो ये नॉन कंटिन्यूस सॉर्ट ऑफ ट्रांसमिशन है। तो आप यहाँ पर भी देखोगे यूजर 1, यूजर 2, यूजर m, फिर से यूजर 1 की बारी यूजर m के बाद आएगी। तो यानी आपकी पहले ट्रांसमिशन और सेकंड ट्रांसमिशन के बीच में m-1 का गैप है। तो ये बेसिकली नॉन कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन है। टीडीएमए में एडेप्टिव इक्वलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैंने बताया ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव चैनल बनने का खतरा रहता है क्योंकि आपकी टोटल बैंडविड्थ आप टोटल बैंडविड्थ में ट्रांसमिट कर रहे हो तो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस होने का खतरा रहता है और ट्रांसमिशन रेट्स काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से आपको सॉर्ट ऑफ एडेप्टिव इक्वलाइजेशन की जरूरत पड़ती है रिसीवर पे। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम OFDM का प्रयोग करते हैं तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम होती है टीडीएमए सिस्टम में उससे आप अवॉइड कर सकते हैं। टीडीएमए का एक और एडवांटेज है कि आप एक यूजर को मल्टीपल टाइम स्लॉट्स भी दे सकते हैं। तो मल्टीपल टाइम स्लॉट देने का फायदा ये होता है कि आप डायरेक्टली यूजर का डेटा रेट काफ़ी बढ़ा सकते हो। समझिए एक यूजर है, उसे आपने पहला टाइम स्लॉट और सेकंड टाइम स्लॉट दोनों दे दिया, यानी 2 टाइम स्लॉट में वो ट्रांसमिट कर रहा है, यानी उसकी टोटल डेटा रेट थ्योरेटिकली ट्वाइस हो जाएगी एज कंपेयर टू सिंगल टाइम स्लॉट ट्रांसमिशन। एक मेजर प्रॉब्लम जो टीडीएमए सिस्टम के साथ होता है वो लार्ज सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। आप यूजर जैसे यूजर 1 पहले टाइम स्लॉट में भेज रहा है और रिसीवर पे भी उसी टाइम स्लॉट में उसे डेटा रिसीव करना पड़ेगा, तो एक टाइमिंग ओवरहेड हो जाता है इसमें। वो एक बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड के माध्यम से काम करता है, जिसकी वजह से आपकी रिसीवर कम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको
एग्जैक्ट टाइम सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है ताकि आप डेटा को आराम से रिसीवर पे डिकोड कर सके। TDMA is used in GSM, जो सेकेंड जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड्स की बात करूं, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, PDC पर्सनल डिजिटल सेलुलर, IS इंटरिम स्टैंडर्ड 136 में GSM का काफ़ी TDMA का काफ़ी प्रयोग किया गया था और ये एक फर्स्ट डिजिटल थ्योरेटिकली डिजिटल स्टैंडर्ड है क्योंकि यह आप यूजर्स को एक टाइम स्लॉट्स के माध्यम से सेग्रीगेट कर रहे हो। तो इसमें मैंने TDMA सिस्टम को दर्शाया है। तो हर एक यूजर को देखो, हर एक यूजर जो है पूरे फ्रिक्वेंसी में ट्रांसमिट कर रहा है बट उसे हर एक टाइम स्लॉट के माध्यम से सेग्रीगेट किया गया। तो पहले यूजर को मैंने टाइम स्लॉट 1 दे दिया, समझिए, पहले यूजर को एक टाइम स्लॉट पहला दे दिया, सेकंड यूजर को सेकंड टाइम स्लॉट दे दिया, थर्ड यूजर को थर्ड टाइम स्लॉट दे दिया और फोर्थ यूजर को फोर्थ टाइम स्लॉट दे दिया। तो हर एक यूजर का सेग्रीगेशन जो होता है वो टाइम के माध्यम से हो रहा है और इसकी वजह से चारों यूजर्स को आप सेम फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के माध्यम से ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्योंकि हर एक यूजर को डिफरेंट टाइम स्लॉट दिया गया है तो कोई यूजर में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और इसमें एक फायदा ये कि हर एक यूजर कंप्लीट बैंडविड्थ में ट्रांसमिट कर सकता है, उसकी डेटा रेट थ्योरेटिकली बढ़ जाएगी क्योंकि आप पूरे बैंडविड्थ का प्रयोग कर रहे हो तो ऑब्वियसली ज्यादा बैंडविड्थ होने से आप ज्यादा डेटा भेज सकते हो। So number of channels in TDMA system can be find out by using this one. So number of channels in a TDMA system या GSM system जो हम आगे देखेंगे जो जिसमें TDMA system का प्रयोग किया गया है, तो M जो होता है number of slots, number of TDMA slot user supported at each radio channel। जो पहला पार्ट है वो है FDMA वाला और मल्टीप्लाई बाय M कर दूंगा तो एक एक चैनल पे आप कितने यूजर्स को सपोर्ट कर रहे हो उससे हम जनरली नंबर ऑफ यूजर्स एक TDMA सिस्टम कितना सपोर्ट कर सकता है इसके माध्यम से हम लिख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट है टिपिकली FDMA वाला पार्ट है कि आप हर एक यूजर को कितना हर एक सिस्टम को कितने चैनल्स में डिवाइड कर रहे हो और हर एक चैनल में को का फर्दर कितने स्लॉट्स में डिवाइड कर रहे हो, कितने TDMA स्लॉट्स में डिवाइड कर रहे हो, उसके माध्यम से हम टोटल नंबर ऑफ चैनल टोटल नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं वो निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सिंपलिस्टिक एक्सप्रेशन है, इसके माध्यम से हम टोटल नंबर ऑफ चैनल्स एक TDMA सिस्टम सपोर्ट कर सकता है उसे निकाल सकते हैं। इसे हम और अत्यधिक आगे जाके जो एग्जाम्पल के माध्यम से और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो कंसिडर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, जैसे GSM सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, उसमें टोटल बैंडविड्थ जो दी हुई है 25 मेगाहर्ट्ज है, टोटल बैंडविड्थ जो दी हुई है BT वो 25 मेगाहर्ट्ज है। फॉर द फॉरवर्ड लिंक, जैसे फॉरवर्ड लिंक हो गया मोबाइल स्टेशन से बेस स्टेशन जो बेस स्टेशन से मोबाइल की तरफ, विच इज़ ब्रोकन इनटू रेडियो चैनल्स ऑफ 200 किलोहर्ट्ज, वो 200 किलोहर्ट्ज में हर एक चैनल को ब्रेक किया गया है 200 किलोहर्ट्ज में। इफ 8 स्पीच चैनल्स आर सपोर्टेड इन अ सिंगल रेडियो चैनल की जो बैंडविड्थ दी हुई है 200 किलोहर्ट्ज है और M दिया हुआ है 8, क्योंकि आप 8 स्पीच चैनल को सेम सब चैनल में सपोर्ट कर रहे हो, सेम 200 किलोहर्ट्ज में 8 स्पीच चैनल को सपोर्ट कर रहे हो और नो गार्ड बैंड इज एज्यूम्ड, अगर कोई गार्ड बैंड एज्यूम नहीं किया गया यानी BG की वैल्यू आपकी 0 हो गई है। फाइंड द नंबर ऑफ साइमल्टेनियस यूजर दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ GSM सिस्टम। आपको इसमें निकालना है कि साइमल्टेनियसली कितने यूजर्स को एक GSM सिस्टम सपोर्ट कर सकता है। तो हमें ये वैल्यूज पता है, हम तो इक्वेशन जो हमने पहले 8.2 है उसका प्रयोग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है, BT इक्वल 25 मेगाहर्ट्ज दी हुई है, BC इक्वल 200 किलोहर्ट्ज दी हुई, M इक्वल टू 8 और BG इक्वल टू 0। तो हम सेम इक्वेशन का प्रयोग करेंगे, N इक्वल टू M BT माइनस 2 BG बाय BC। तो M की जो वैल्यू दी हुई 8 यानी एक सब चैनल आपके 8 टाइम स्लॉट्स को 8 यूजर को सपोर्ट कर सकता है। BT की वैल्यू 25 मेगाहर्ट्ज है, 25 इंटू 10⁻6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10⁻3। जिसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें 1000 मिल जाएगा। तो इसमें वैल्यू 1000 आ जाएगी। जैसे मैंने बताया इसकी टोटल नंबर ऑफ यूजर सपोर्ट कर सकता है वो है 1000। एक इसमें मैं और एक जानकारी देना चाहूँगा क्योंकि अगर आप कोई भी कन्वेंशनल 2G सिस्टम्स देखोगे जो GSM जो अभी तो ऑब्सोलीट हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, बट आप अगर GSM सिस्टम के गौर से आप ध्यान दोगे कि तो जो नंबर ऑफ यूजर सपोर्ट कर सकते थे GSM सिस्टम वो 1000 से कहीं ज़्यादा थी। हमने ये एग्जाम्पल में गौर से देखा है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स अगर अपलिंक या डाउनलिंक की बात करें या फॉरवर्ड या रिवर्स लिंक की बात करें तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स थ्योरेटिकली जो सपोर्ट कर सकती है GSM वो है 1000। तो ये प्रश्न बनता है कि अगर आप मैक्सिमम जो नंबर ऑफ यूजर्स सिर्फ 1000 सपोर्ट कर सकते हैं
लेकिन जीएसएम सिस्टम अगर आपने गौर से देखा होगा तो लैक्स एंड लैक्स, बिलियंस और मिलियंस यूजर्स को सपोर्ट कर सकते थे एक डिस्ट्रिक्ट में या एक एरिया में। वो किस तरह से संभव था? तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन आंसर ये है, तरीका है वो है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो है फ्रीक्वेंसी रीयूज। आपने कहीं तो ये पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी रीयूज टर्म। फ्रीक्वेंसी रीयूज का मतलब ये होता है कि आप सेम फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट क्लस्टर्स में या डिफरेंट सेल्स में प्रयोग करते हो। तो बेसिकली आप जो सेम फ्रीक्वेंसी, अगर समझिए मैंने क्लस्टर बनाया जिसमें 7 सेल्स हैं, तो आप बेसिकली ये करोगे कि हर एक जो फ्रीक्वेंसी है उसे आप डिफरेंट सेल्स में उसका वापस से प्रयोग कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स सपोर्ट कर सकते हैं। अब बस में ये इंश्योर करना पड़ता है कि आप जो फ्रीक्वेंसी रीयूज कर रहे हैं एक सेल से या एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में, ताकि उसमें डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो, ताकि आपकी SINR पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी रीयूज के माध्यम से हम लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स जीएसएम सिस्टम में सपोर्ट कर सकते हैं। थ्योरेटिकली भले 1000 पॉसिबल हो, लेकिन हम जो ये फ्रीक्वेंसी उसे रीयूज करेंगे डिफरेंट क्लस्टर्स में या डिफरेंट सेक्टर्स में, और उस रीयूज के माध्यम से हम बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स जीएसएम में सपोर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल दूंगा जीएसएम सिस्टम का। इफ जीएसएम यूजेस अ फ्रेम स्ट्रक्चर वेयर ईच फ्रेम कंसिस्ट ऑफ 8 टाइम स्लॉट्स, जैसे मैंने बताया यहां पर 8 टाइम स्लॉट्स हैं, एंड ईच टाइम स्लॉट कंटेन्स 156.25 बिट्स। तो एक टाइम स्लॉट जो होती है उसमें अगर मैं नंबर ऑफ बिट्स की बात करूं वो 156.25 बिट्स है, एंड डेटा इज ट्रांसमिटेड एट 270.833 किलोबिट्स पर सेकेंड, और जो डेटा रेट है आपकी वो 270.833 बिट्स किलोबिट्स पर सेकेंड है, kbps है। आपको ये पता लगाना है कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ बिट, तो आपको टाइम ड्यूरेशन एक बिट का निकालना है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ स्लॉट, एक टाइम ड्यूरेशन निकालना है स्लॉट का, और टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ फ्रेम, और एक फ्रेम का टाइम ड्यूरेशन निकालना है। तो बहुत सिंपल है, अगर आप देखोगे तो आपको डेटा रेट ऑलरेडी दी हुई है, RB इक्वल टू 270.833 किलोबिट्स पर सेकेंड, यानी किलोबिट्स पर सेकेंड में आपकी डेटा रेट जो आ रही है वो 270.833 किलोबिट्स पर सेकेंड है। यानी आपकी टाइम ड्यूरेशन जो होगी एक बिट की वो आसानी से हम इस तरह से निकाल सकते हैं 1/RB। ठीक है, तो टीबी जो ड्यूरेशन होगी, टाइम ड्यूरेशन एक बिट की होगी, डेटा रेट अगर 270 किलोबिट्स पर सेकंड जा रही है, तो एक ड्यूरेशन जो होगी वो 1/RB है। आपने इसको सॉल्व किया तो आपको एक ड्यूरेशन ऑफ 1 बिट मिल जाएगी। एक मैंने ये भी मेंशन किया कि एक स्लॉट कंटेन्स 156.25 बिट्स, तो अगर आपको एक स्लॉट की ड्यूरेशन निकालनी है, अगर मैं उसे TS से डिनोट करूं तो 156.25 इंटू जो TB होगा वो आपकी स्लॉट ड्यूरेशन हो जाएगी। अगर मैं फ्रेम ड्यूरेशन की बात करूं उसे मैं TF से डिनोट करूंगा। एक फ्रेम में आपके 8 टाइम स्लॉट्स हैं, तो 8 इंटू TS आपकी फ्रेम ड्यूरेशन हो जाएगी। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मैं तीनों चीज निकाल सकता हूं, TB निकाल सकता हूं बिट ड्यूरेशन, TS निकाल सकता हूं स्लॉट ड्यूरेशन, और TF निकाल सकता हूं एक फ्रेम ड्यूरेशन। चलिए देखते हैं हमने किस तरह से सॉल्व किया है। तो जैसे मैंने बताया आपकी डेटा रेट दी गई है 270.833 किलोबिट्स पर सेकंड, नंबर ऑफ स्लॉट्स इन ईच फ्रेम दी हुई है 8, और नंबर ऑफ बिट्स इन ईच स्लॉट दी हुई 156.25। तो जैसे मैंने बताया टाइम ड्यूरेशन एक बिट किया 1/RB निकाल सकते हैं, आपकी वैल्यू जो आएगी 3.692 माइक्रो सेकेंड आएगी, और एक स्लॉट की जो ड्यूरेशन आएगी 156.25 इंटू TB वो आ जाएगी 0.577 मिली सेकेंड, और एक फ्रेम की जो ड्यूरेशन आएगी आपकी 8 इंटू एक स्लॉट जो आ जाएगी 4.615 मिली सेकेंड। तो इस तरह से हम तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। जैसे मैंने बताया कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस में हर एक यूजर सेम टाइम फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट करता है, बट उसे कोड के माध्यम से अलग अलग किया जाता है, और डिफरेंट यूजर्स कैन यूज ऑर्थोगोनल और नॉन ऑर्थोगोनल स्प्रेडिंग कोड्स। तो बहुत तरह के कोड्स यूज होते हैं, लॉन्ग कोड्स यूज होते हैं, शॉर्ट कोड्स यूज होते हैं, वॉल्स हार्डमर्ड कोड्स यूज होते हैं। मैं उसके बारे में विस्तार से नहीं जाऊंगा, बट जनरली ये कोड्स का प्रयोग होता है एक CDMA सिस्टम में, ताकि यूजर एक दूसरे से सेग्रीगेट किए जा सके रिसीवर पे। जैसे मतलब स्प्रेडिंग कोड जो होता है वो सूडो रैंडम नॉइज कोड सीक्वेंस होता है, जिसका जो डेटा रेट होता है, चिप रेट होता है, वो कहीं ज़्यादा होता है आपके जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन डेटा रेट है उससे।
ऑल यूजर्स आर ट्रांसमिटेड सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी इन सेम टाइम स्लॉट, सेम टाइम में सेम फ्रीक्वेंसी में हर एक यूजर ट्रांसमिट करता है, बट उसे एक कोड के माध्यम से सेग्रीगेट किया जाता है। जैसे मैं बताया, एक सूडो रैंडम कोड का प्रयोग किया जाता है जो जिसकी कुछ अच्छी ऑटो कोरिलेशन क्रॉस कोरिलेशन प्रॉपर्टी होती है और वो नियर ऑर्थोगोनल होता है बाद बाकी कोड से। तो रिसीवर एक कोरिलेटर का प्रयोग करता है ताकि उसी कोड को वो डिटेक्ट कर सके और बाद बाकी कोड से अगर वो कोरिलेटर मल्टीप्लाई हो तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली नॉइज फ्लोर के बहुत नज़दीक होती है। इसके माध्यम से जब रिसीवर को कोड का पता रहता है, उसके माध्यम से वो जो ट्रांसमिटेड यूजर है उसके डेटा को आराम से वो सेग्रीगेट कर लेता है। तो जैसे मैंने बताया, अनलाइक जो एफडीएमए और टीडीएमए के मुकाबले सीडीएमए में हर एक यूजर सेम टाइम और सेम फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट करता है। इसमें एक सॉफ्ट कैपेसिटी लिमिट आ जाती है, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा जैसे आप यूजर्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो आपकी जो SINR है, इसमें SINR सिग्नल पावर बाय नॉइस पावर प्लस इंटरफ्रेंस, जिसे हम SINR के माध्यम से डिनोट करते हैं, सिग्नल टू इंटरफ्रेंस नॉइज रेशियो। जैसे आप यूजर्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो इंटरफ्रेंस पावर बढ़ जाएगी और आपकी SINR की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए इसे हम सॉफ्ट कैपेसिटी लिमिट के माध्यम से भी जानते हैं। इसे मैं और थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। तो सिग्नल तो जैसे मैंने बताया, सिग्नल पावर बाय नॉइस पावर प्लस इंटरफ्रेंस पावर, और इंटरफ्रेंस जो पावर होती है वो समेशन होती है, सॉरी इसको मैं 2n और i k नॉट इक्वल टू i। तो अगर मैं ith यूजर की बात करूं तो टोटल इंटरफ्रेंस पावर होती है बाद बाकी यूजर्स की जो इंटरफ्रेंस है वो समेशन होगी बाद बाकी यूजर्स की। और जब यहां पर जैसे नंबर ऑफ यूजर्स n बढ़ेंगी तो आपकी i की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे i की वैल्यू बढ़ेगी आपकी SINR की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसमें कैपेसिटी लिमिट आ जाती है, सॉफ्ट कैपेसिटी लिमिट जिसे हम कहते हैं। जैसे एक हद से ज़्यादा यूजर्स बढ़ा नहीं सकते, जैसे आप एक हद से ज़्यादा यूजर्स बढ़ाओगे क्योंकि ये कोड सॉर्ट ऑफ नियर ऑर्थोगोनल कोड्स है, उसमें आपकी इंटरफ्रेंस पावर बढ़ जाएगी। जैसे से आपकी इंटरफ्रेंस पावर बढ़ेगी तो आपकी SINR की वैल्यू कम हो जाएगी। ये एक मेजर ड्रॉबैक है CDMA सिस्टम का। इसकी वजह से CDMA सिस्टम को 4G सिस्टम्स में उसके बियॉन्ड सिस्टम से प्रयोग नहीं किया गया था। CDMA systems have very high channel data rates, hence the chip duration is usually less than a channel delay spread. CDMA system का बहुत ज़्यादा डेटा रेट होता है, इसलिए उसका चिप ड्यूरेशन जो होती है मैंने बताया उसकी काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू योर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ये और CDMA सिस्टम में आप बेसिकली जनरली रेक रिसीवर्स का प्रयोग कर सकते हो। आप जो मल्टीपाथ से उसे आप कोहेरेंटली कंबाइन करके रिसीवर में आप सिग्नल पावर बढ़ा सकते हो। तो जनरली रेक रिसीवर्स का प्रयोग करके CDMA सिस्टम्स में आप उसकी सिग्नल पावर जनरली बढ़ा सकते हो। आप बेसिकली मल्टीपाथ जो होते हैं उसे कोहेरेंटली कंबाइन कर सकते हैं रिसीवर में। एक अनदर प्रॉब्लम जो CDMA में होती है वो नियर फार प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो हर एक यूजर है वो सूडो कोड्स का प्रयोग करता है या नियर ऑर्थोगोनल कोड्स का प्रयोग करता है। जनरली अगर आप जो फार अवे यूजर है, जो ये बेस स्टेशन से दूर यूजर है, उसमें आप अगर ज़्यादा ट्रांसमिट पावर का प्रयोग करते हैं, जो बेस स्टेशन से नज़दीक यूजर है उसकी पावर जनरली सैचुरेट होने का खतरा रहता है। ये भी एक मेजर ड्रॉबैक है, नियर फार प्रॉब्लम जो मेजर ड्रॉबैक है CDMA सिस्टम का। तो जैसे मैंने बताया CDMA सिस्टम में बेसिकली आप कोड का प्रयोग करते हो, तो हर एक यूजर को एक कोड से मल्टीप्लाई किया जाता है और हर एक यूजर सेम टाइम फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट करता है। जो डेटा आपकी जाएगी वो एडिशन होगी हर एक चारों इंफॉर्मेशन की। जो D1 जो इंफॉर्मेशन फर्स्ट यूजर का उसे पहले कोड से मल्टीप्लाई किया गया है, D2 जो है सेकंड इंफॉर्मेशन सेकंड यूजर का इंफॉर्मेशन कोड C2 से मल्टीप्लाई किया गया है उसे, D3 जो है थर्ड यूजर का इंफॉर्मेशन है उसे कोड C3 से मल्टीप्लाई किया गया है, और D4 जो है फोर्थ यूजर का इंफॉर्मेशन है उसे कोड C4 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो समझिए हमें रिसीवर में C2 का डेटा का डिटेक्ट करना है तो रिसीवर में इसी डेटा को पूरे कंबाइंड डेटा को C2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और जैसे आपने C2 से C1 को मल्टीप्लाई उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 होगी। C2 को C3 से मल्टीप्लाई किया गया तो अप्रॉक्सीमेटली उसकी वैल्यू भी 0 होगी, और C2 को C4 से मल्टीप्लाई किया गया तो उसकी वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली 0 होगी। जैसे आप C2 को D2 और C2 से मल्टीप्लाई करोगे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आप आराम से D2 जो D2 की इंफॉर्मेशन है उसे डिकोड कर सकते हो रिसीवर पे। तो ये है कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। अगर मैं समराइज करने का प्रयत्न करूँ, तीनों टेक्निक हमने पढ़ा है। TDMA में जैसे मैंने बताया टाइम स्लॉट्स के माध्यम से आप डिफरेंट चैनल्स को सेग्रीगेट कर सकते हो। FDMA में आप फ्रीक्वेंसी के माध्यम से डिफरेंट चैनल्स को डिफरेंट यूजर्स को सेग्रीगेट कर सकते हो, और CDMA में आप कोड के माध्यम से डिफरेंट यूजर्स को सेग्रीगेट कर सकते हो।
तो ये 3 एग्जाम्पल बताया गया है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। तो 3 एग्जाम के माध्यम से हम हर एक यूजर्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं मल्टीपल एक्सेस इन्वायरमेंट में। इसके अलावा जैसे मतलब OFDM में एक टेक्निक है, SDA में और एक टेक्निक है जिसके माध्यम से भी आप यूजर्स को सेग्रीगेट कर सकते हो। तो अगर मैं ट्रेड ऑफ्स की बात करूं तो FDA में, TDA में, CDA में ट्रेड ऑफ डेटा रेट जैसे मैंने देखा FDA में लो रहती है क्योंकि आप हर एक यूजर्स को फ्रीक्वेंसी के माध्यम से सेग्रीगेट करते हो। TDA में मीडियम रहती है क्योंकि आप हर एक यूजर टाइम स्लॉट्स के माध्यम से सेग्रीगेट करते हो, आप इसमें लार्ज ओवरहेड है। CDA में आप ज़्यादा डेटा भेज सकते हो क्योंकि आप सेम टाइम सेम फ्रीक्वेंसी में डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में कंटिन्यूस सिग्नल्स जनरली आप ट्रांसमिट करते हो, एनालॉग सिस्टम जनरली इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आप टाइम स्लॉट्स का प्रयोग करते हो, ये सॉर्ट ऑफ बर्स्ट ट्रांसमिशन है। और ये CDA में जो डिजिटल सिग्नल क्योंकि आप चिप्स के माध्यम से, जो एक चिप रेट के माध्यम से आप जिसको डेटा ट्रांसमिट करते हो। इसमें लो कैपेसिटी है क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी सेग्रीगेट कर रहे हो। मीडियम कैपेसिटी, आप टोटल फ्रीक्वेंसी का तो प्रयोग कर रहे हो लेकिन इसमें ओवरहेड की वजह से कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। इसमें आप लार्ज कैपेसिटी कर सकते हो क्योंकि ये बेसिकली आप सेम टाइम सेम फ्रीक्वेंसी में पूरे डेटा ट्रांसमिट करते हो, आप ज़्यादा डेटा इसमें आप अचीव कर सकते हो। कॉस्ट के माध्यम से भी आगे इसमें ट्रेड ऑफ्स है, इसमें कॉस्ट थोड़ी हाई है, इसमें थोड़ी लो है क्योंकि आप स्पेक्ट्रम बचा सकते हो इसमें, क्योंकि आप सेम स्पेक्ट्रम में आप सेम स्पेक्ट्रम में ज़्यादा यूजर्स को भेज सकते हो। और इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसकी थोड़ी ज़्यादा है बट ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है। तो अगर हैंड ऑफ्स की बात करो, अगर एक यूज़र को एक बेस स्टेशन दूसरे बेस स्टेशन की तरफ भेजा जाए तो हैंड ऑफ्स में जनरली हार्ड हैंड ऑफ्स होते हैं, इसमें सॉफ्ट हैंड ऑफ्स का प्रयोग किया जाता है। और अगर टाइम सिंक्रोनाइजेशन की बात करें FDA में आपको टाइम सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप पूरे टाइम में एक सेम डेटा भेज रहे हैं बट फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स अलग अलग हैं। इसमें आपको टाइम सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें टाइमिंग ओवरहेड हो जाता है क्योंकि हर एक यूजर्स को डिफरेंट स्लॉट्स का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें टाइम सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें आप कोड्स का प्रयोग करते हो। जब तक रिसीवर को कोड की जानकारी हो यूजर्स को आराम से सेग्रीगेट कर सकता है। इसमें कोड वर्ड की जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने बताया इसमें कोड वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें भी कोड वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये CDA में सिस्टम है, आप कोड के माध्यम से यूजर्स को सेग्रीगेट कर सकते हो। और इसमें वेरिएबल ट्रांसमिशन रेट्स पॉसिबल है, अगर आप मल्टीपल स्लॉट्स असाइन कर दोगे यूजर्स को TDA में वेरिएबल टाइम स्लॉट्स प्रयोग कर सकते हो। इसमें भी आप कर सकते हो चिप ड्यूरेशन को वेरी करके। इसमें डिफिकल्ट है क्योंकि आप हर एक यूजर्स को एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी बैंड एलोकेट करते हो। और इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी, जैसे मैं बताया FDA में आप लो कैपेसिटी अचीव करते हो, TDA में आप मीडियम कैपेसिटी अचीव करते हो बट टाइम सिंक्रोनाइजेशन चाहिए रहता है। CDA में जैसे मैंने बताया इसमें एक सॉफ्ट कैपेसिटी लिमिट है, आपकी जैसे जैसे आप यूजर्स बढ़ाओगे तो आपके SNR वैल्यू कम हो जाएगी। CDA में एक और ड्रॉबैक जो है नियर फार प्रॉब्लम, नियर यूजर्स आप हो सकता है सैचुरेट हो जाए, जरा आप ज़्यादा ट्रांसमिट पावर में आप अगर जो फार अवे यूजर को सपोर्ट कर रहे हो तो नियर यूजर्स के सैचुरेट होने का खतरा रहता है। तो हर एक यूजर्स का कुछ ट्रेड ऑफ है, इसी ट्रेड ऑफ को ओवरकम करने के लिए जनरली SDA में या OFDA में का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा जिसे हम मल्टीपल यूजर्स चैनल कहते हैं, अपलिंक या डाउनलिंक के माध्यम से हम जिसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो आप देखोगे मैक्सिमम जो कम्युनिकेशन होती है वो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है। फुल डुप्लेक्स का मतलब ये होता है आप ट्रांसमिट और रिसीव सेम टाइम में कर पा रहे हो। तो अगर आप एक सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा, अगर आप मोबाइल फोन पे बात कर रहे हो तो किसी से बात कर रहे हो तो आप ट्रांसमिशन और रिसेप्शन आप बात भी कर सकते हो, सुन भी सकते हो सेम टाइम में। तो ये कैसे मुमकिन है, इसे हम जनरली फुल डुप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से समझते हैं। तो सिंप्लेक्स चैनल जो होता है वो ये सिंपलेक्स वन वे कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं। अगर आप FM रेडियो की बात करें या TV ब्रॉडकास्ट की बात करें, वो वन वे कम्युनिकेशन है। आप TV देख रहे हो, TV से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है आप TV पे वापस कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, उसे वन वे कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे FM की बात करें, FM में भी वन वे सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर हाफ डुप्लेक्स की बात करें, हाफ डुप्लेक्स का मतलब है कि एक टाइम इंस्टेंट में सिर्फ एक यूजर ट्रांसमिट कर सकता है। अगर आप वॉकी टॉकी की बात करें, वॉकी टॉकी में जनरल आप जो मिलिट्री में जनरली प्रयोग होता है जिसका, वो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है जहां पर एक समय पर सिर्फ एक यूजर बात कर सकता है। जब तक ये यूजर ओवर ना बोले तब तक आप दूसरा यूजर ट्रांसमिट या बात नहीं कर सकता है। तो वॉकी टॉकी इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स चैनल। सिंप्लेक्स का मैंने बताया टीवी है, FM है। और फुल डुप्लेक्स अगर चैनल की बात करें तो जैसे मोबाइल फोन, आजकल के मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, सब में आप फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का प्रयोग होता है जहां पर सेम टाइम में ट्रांसमिट भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। तो ये इसमें यही चीज मैंने यहां पर भी मेंशन किया है। डुप्लेक्स इज जनरली रिक्वायर्ड इन द बाय डायरेक्शनल रेडियो ट्रांसमिशन सो दे कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव
साइमल्टेनियसली। तो आप बात ट्रांसमिट भी और रिसीव भी, बात भी कर सकते हो, सुन भी सकते हो सेम टाइम में। तो डुप्लेक्सिंग कैन बी यूज इन फ्रीक्वेंसी और टाइम डोमेन टेक्निक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डुप्लेक्सिंग भी टाइम और फ्रीक्वेंसी के माध्यम से आप कर सकते हो। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं मल्टीपल यूजर चैनल्स में और मल्टीपल एक्सेस चैनल में। मल्टीपल एक्सेस का मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट टाइम स्लॉट्स या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के माध्यम से आप सेग्रीगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके सेम फिक्स रिसोर्स है, आप सेम रिसोर्स को डिफरेंट यूजर्स में डिवाइड कर रहे हैं। वेयर डुप्लेक्सिंग या मल्टीपल यूजर्स का मतलब ये होता है कि आप सेम यूजर के चैनल को अपलिंक या डाउनलिंक या फॉरवर्ड या रिवर्स चैनल में किस तरह से सेग्रीगेट कर रहे हो। ये मेन डिफरेंस है डुप्लेक्सिंग में और मल्टीपल एक्सेस में। ठीक है, तो मल्टीपल एक्सेस में होता है आपको बहुत सारे यूजर्स है, हर एक यूजर्स को आप किस तरह सेग्रीगेट करोगे ताकि सब में इंटरफेरेंस ना हो, उसमें आप मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। वेयरएज डुप्लेक्सिंग में बेसिकली आप एक यूजर के चैनल को अपलिंक या डाउनलिंक में किस तरह सेग्रीगेट करते हो। अपलिंक मतलब जैसे आप यूजर से मोबाइल सिस्टम की तरफ ट्रांसमिट कर रहे हो, मोबाइल सॉरी अपलिंक का मतलब जब आप मोबाइल बेस स्टेशन की तरफ ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक्सेस पॉइंट ट्रांसमिट कर रहा है। डाउनलिंक का मतलब जब एक्सेस पॉइंट या बेस स्टेशन मोबाइल की तरफ ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये आप कैसे सेग्रीगेट करते हो, उससे हम डुप्लेक्सिंग मेथड कहते हैं। तो एक टाइम डोमेन डुप्लेक्सिंग जैसे होता है, जैसे मैंने बताया, टाइम डोमेन डुप्लेक्सिंग असाइंस ऑर्थोगोनल टाइम स्लॉट्स टू द गिवन यूजर फॉर ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग फ्रॉम द एक्सेस पॉइंट। इफ टाइम सेपरेशन, जैसे टाइम डुप्लेक्सिंग में आप पहले एक टाइम स्लॉट अपलिंक के लिए देते हो, दूसरा टाइम स्लॉट डाउनलिंक के लिए देते हो और दोनों के बीच में एक टाइम सेपरेशन रखते हो। तो रिवर्स चैनल में आप एक टाइम स्लॉट दे दिया, फॉरवर्ड चैनल में एक टाइम स्लॉट दे दिया, ताकि एक यूजर एक टाइम स्लॉट में अपलिंक के लिए भी ट्रांसमिट कर सके, दूसरे टाइम स्लॉट में डाउनलिंक के लिए भी ट्रांसमिट कर सके। तो यानी आप अपलिंक और डाउनलिंक को डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के माध्यम से आप सेग्रीगेट कर सकते हो। तो ये रिसीवर पे अगर टाइम स्लॉट की ड्यूरेशन काफी कम हो तो रिसीवर में इज वेरी इक्विवेलेंट टू अ फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। तो TDD अलाउज टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग, जिसे हम कहते हैं, अलाउज कम्युनिकेशन ऑन अ सिंगल चैनल एंड सिंप्लीफाइड सब्सक्राइबर यूजिंग डुप्लेक्सर इज नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी में के माध्यम से सेग्रीगेट नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत सिंपल डिजाइन है। आप टाइम स्लॉट्स के माध्यम से आप यूजर्स को सेग्रीगेट कर रहे हो, तो आपको फ्रीक्वेंसी स्विचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग में। अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग की बात करूं, जहां आप ये करते हो कि हर एक यूजर को, एक यूजर के अपलिंक को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्लॉट, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी देते हो और डाउनलिंक में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी देते हो, ताकि दोनों में फिर से इंटरफेरेंस ना हो, अपलिंक चैनल और डाउनलिंक चैनल में इंटरफेरेंस ना हो। इसमें डुप्लेक्सर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप डुप्लेक्सर जो है वो स्विच करेगा अपलिंक फ्रीक्वेंसी और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी में। तो ये बेसिकली FDD, हम जिसे FDD के माध्यम से समझते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग, जहां अपलिंक और डाउनलिंक के लिए या फॉरवर्ड या रिवर्स चैनल के लिए आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एलोकेट करते हो। तो ट्रेड ऑफ है दोनों के बीच में। TDD जैसे मैंने बताया, FDD में आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एलोकेट करते हो तो आपको ज्यादा स्पेक्ट्रम की जरूरत पड़ती है। TDD में आप टाइम स्लॉट्स के माध्यम से एलोकेट करते हो तो आपको सेम स्पेक्ट्रम में आप अपलिंक और डाउनलिंक दोनों कर सकते हो। FDD is more suited for radio which are subject to timing synchronization और टाइमिंग जिटर एरर्स। तो अगर आप कोई सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं जहां पर उसमें टाइमिंग जिटर का खतरा रहता है, टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, तो जनरली आप FDD सिस्टम का प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, जैसे फॉरवर्ड और रिवर्स अपलिंक या डाउनलिंक में अगर आपके स्पेक्ट्रम का प्रॉब्लम है तो बेसिकली आप TDD का प्रयोग कर सकते हो। TDD creates time latency since the transmission is not full duplex in truest sense। बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्योंकि TDD जो है वो टाइम स्लॉट्स के माध्यम से आपके यूजर के अपलिंक और डाउनलिंक को सेग्रीगेट करता है, तो एक ट्रूएस्ट सेंस में फुल डुप्लेक्स सिस्टम नहीं है। बट अगर टाइम ड्यूरेशन काफी कम है तो यूजर्स को पता नहीं चलता कि अपलिंक और डाउनलिंक में कोई सेग्रीगेशन भी हो रहा है, तो उसे ये सॉर्ट ऑफ फुल डुप्लेक्स सिस्टम ही की तरह ही समझ में आता है। इन TDD चैनल गेन्स आर रियली कांस्टेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है TDD सिस्टम का, जिसकी वजह से मैसिव माइमो सिस्टम्स काफी यूज में आया है, क्योंकि आपको बार बार चैनल एस्टिमेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि TDD सिस्टम्स में अपलिंक और डाउनलिंक या फॉरवर्ड और रिवर्स चैनल दोनों सेम होते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी में होते हैं। तो अगर आपने अपलिंक में चैनल एस्टिमेट्स किए हैं तो उसे आप डाउनलिंक में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चैनल ओवरहेड इस मामले में काफी कम हो जाता है TDD सिस्टम्स में। इसलिए TDD सिस्टम्स का मैसिव माइमो सिस्टम्स में काफी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मैसिव माइमो सिस्टम्स में चैनल एस्टिमेट्स आपको बार बार करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन TDD सिस्टम्स में अगर आपने एक बार चैनल एस्टिमेट्स किया अपलिंक में, सेम चैनल एस्टिमेट्स आप डाउनलिंक में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं।
जो फ्रीक्वेंसी ड्रिवन डेवलपमेंट में पॉसिबल नहीं है। इसलिए टीडीडी का प्रयोग जनरली मैसिव MIMO सिस्टम में काफ़ी किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने संक्षेप में इसका ट्रेड ऑफ बताया है फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग का। सिंपलर इंप्लीमेंट करने के लिए ये साइमल्टेनियसली अपलिंक एंड डाउनलिंक ट्रांसमिशन है। इसमें टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये आप फ्रीक्वेंसी के माध्यम से अपलिंक और डाउनलिंक चैनल को सेग्रीगेट कर सकते हो। इसमें आपको पेयर्ड स्पेक्ट्रम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अपलिंक के लिए आप डिफरेंट स्पेक्ट्रम एलोकेट करते हो, डाउनलिंक के लिए डिफरेंट स्पेक्ट्रम करते हैं। अपलिंक डाउनलिंक रेशियो इज जनरली फिक्स्ड, एक फिक्स्ड रेशियो में आप अपलिंक और डाउनलिंक के फ्रीक्वेंसी एलोकेशन करते हो। अगर मैं टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग की बात करूं, इसको तो इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आपको टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन का खतरा रहता है, टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि क्योंकि अगर आपके चैनल में टाइमिंग जिटर है और टाइम सिलेक्टिव फीडिंग है, तो उसकी वजह से आपकी टाइमिंग स्लॉट में टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसकी वजह से आपकी अपलिंक और डाउनलिंक में इंटरफेरेंस होने का खतरा रहता है। इसमें या अपलिंक और डाउनलिंक एक समय में कर सकते हो, क्योंकि जो अपलिंक और डाउनलिंक में सेग्रीगेशन है वो टाइम स्लॉट के माध्यम से किया जाता है। इसमें जैसे मैं बताया टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ता है। इसमें आपको पेयर्ड स्पेक्ट्रम की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे एडवांटेज है टीडीडी सिस्टम में, आपको पेयर्ड स्पेक्ट्रम को सेम स्पेक्ट्रम अपलिंक और डाउनलिंक में भी यूज कर सकते हो, और इसकी वजह से आपको चैनल एस्टिमेशन में काफी फायदा होता है। और आपका नंबर ऑफ अपलिंक और डाउनलिंक टाइम स्लॉट कितने एलोकेट करना वो फ्लेक्सिबल है, अब उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोपोर्शनली एलोकेट कर सकते हैं। तो अगर अभी तक जो हमने पढ़ा उसे अगर मैं उसे संक्षेप में समराइज करने की कोशिश करूं, तो अगर वायरलेस सिस्टम की बात करूं, एडवांस मोबाइल फोनिक सिस्टम, हमने देखा वहां एफडीए में मल्टीपल एक्सेस का प्रयोग किया गया था और डुप्लेक्सिंग में फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग का प्रयोग किया गया था। अगर 1G सिस्टम्स की बात करो, AMPS या टैक्स टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम, वह मल्टीपल एक्सेस टेक्निक एफडीए का प्रयोग किया गया था और डुप्लेक्सिंग में FDD का प्रयोग किया गया था। अगर GSM की बात करूं, GSM में बेसिकली देखा था एफडीए में ऑब्लिक TDMA का प्रयोग किया गया था, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, और यहाँ पर भी FDD का ही प्रयोग किया गया था। अगर USDC की बात करूं, यूनिवर्सिटी डिजिटल सेलुलर, अगर इंटरिम स्टैंडर्ड 54 और इंटरिम स्टैंडर्ड 136 का बात करूं, तो उसमें TDMA और FDD का प्रयोग किया गया, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस FDD। पर्सनल डिजिटल सेलुलर, ये भी एक 2G स्टैंडर्ड है, जहाँ जो जापान में जनरली यूज किया गया था इसका, उसमें भी TDMA और FDD का प्रयोग किया गया था। जब मैं TDMA की बात करूं, उसमें बेसिकली FDMA इनबिल्ट है और FDMA प्लस TDMA। अगर मैं कॉर्डलेस टेलीफोन की बात करूं, तो उसमें FDMA ऑब्लिक TDD का प्रयोग किया गया था। डिजिटल एडवांस कॉर्डलेस टेलीफोन की बात करूं, उसमें भी FDMA प्लस TDD का फोन किया गया था। और इंटरिम स्टैंडर्ड 95 की बात करूं, उसमें CDMA का प्रयोग किया गया था। ये सेकंड जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड है, जो CDMA बेस्ड स्टैंडर्ड है, जहां पर कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, मल्टीपल एक्सेस और FDD जो है उसका प्रयोग किया गया था। वाइड बैंड CDMA की बात करूं, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, जो 3G स्टैंडर्ड के माध्यम से जानते हैं, वहां पर FDMA FDD और CDMA TD यानी दोनों तरह के डुप्लेक्सिंग का भी प्रयोग किया गया था FDMA सिस्टम के साथ। CDMA 2000, ये भी एक थर्ड जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड है, 3GPP2, इसमें भी CDMA FDD और CDMA TDD की प्रयोग किया गया था। यूनिवर्सल मोबाइल टेलीफोनिक सिस्टम 3G स्टैंडर्ड है, यहाँ पर भी वाइड बैंड CDMA और FDD, TDMA CDMA ऑब्लिक TDD का भी प्रयोग किया गया था। इसमें देखिएगा FDD और TDD दोनों का प्रयोग किया गया था। अगर WiMAX सिस्टम की बात करो, तो इसमें OFDMA एज अ मल्टीपल एक्सेस स्कीम और FDD TDD दोनों है, और डाउनलिंक में भी OFDMA और FDD TDD दोनों है। अगर मैं 4G स्टैंडर्ड की बात करूँ, LTE एडवांस, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप और LTE एडवांस जो फोर्थ जनरेशन स्टैंडर्ड है, वो अपलिंक के लिए DFT स्प्रेड OFDMA, जिसे हम SCFDMA के नाम से भी कभी जानते हैं, सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, DFT, इसे DFT प्रीकोडेड OFDM भी कहते हैं, DFT स्प्रेड OFDM भी कहते हैं, DFT एंड डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, सिंगल कैरियर ट्रांसमिशन है। इसमें अपलिंक में इसका मल्टीपल एक्सेस का प्रयोग किया गया था और FDD और TDD का डुप्लेक्सिंग, और डाउनलिंक में OFDMA FDD TDD का प्रयोग किया गया था। अगर फिफ्थ जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड की बात करूं, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आप अपलिंक या तो OFDMA भी कर सकते हो, सिंगल कैरियर FDMA जिसे हम DFT प्रीकोडेड OFDM जिसे मैंने पहले बताया, या तो रिसोर्स RSMA FDD का भी प्रयोग, इसको रिसोर्स स्प्रेडिंग मल्टीपल एक्सेस भी कहते हैं, रिसोर्स शेयरिंग मल्टीपल एक्सेस भी कहते हैं, उसका प्रयोग भी कर सकते हो। सिमिलरली अपलिंक में आप 3 तरह का मल्टीपल एक्सेस का प्रयोग कर सकते हैं, OFDMA, SCFDMA और RSMA का, रिसोर्स शेयरिंग मल्टीपल एक्सेस। वह डाउनलिंक में आप देखोगे CPOFDM या OFDMA, और डुप्लेक्सिंग में FDD TDD दोनों का प्रयोग कर सकते हो। तो देखोगे आप डिफरेंट स्टैंडर्ड देखोगे, फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन तक
डुप्लेक्सिंग मेथड्स में भी वेरिएशन आई है, मल्टीपल एक्सेस मेथड्स में भी वेरिएशन आई है, बट हाल फिलहाल में अगर आप गौर से देखोगे खासकर 5th जनरल सिलेबस स्टैंडर्ड में या 5th स्टैंडर्ड में जनरली OFDMA का ही प्रयोग किया जा रहा है, अपलिंक OFDMA का ही प्रयोग किया जा रहा है मल्टीपल एज अ मल्टीपल एक्सेस स्कीम, और FDD TDD का अभी भी प्रयोग किया जा रहा है एज अ डुप्लेक्सिंग स्कीम। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बेसिकली एक संक्षेप में मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के बारे में जानकारी दी, जिसका प्रयोग बेसिकली यूजर्स को सेग्रीगेट करने में प्रयोग किया जाता है। सेम रिसोर्स का किस तरह से यूजर्स सेग्रीगेट करोगे, उसके लिए मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स या मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं डुप्लेक्सिंग की बात करूं, डुप्लेक्सिंग बेसिकली अपलिंक या डाउनलिंक या फॉरवर्ड या रिवर्स चैनल को सेग्रीगेट किस तरह से करोगे, उसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ अब मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।